आज इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो हमारा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है उसका चैप्टर सेकंड हम डिस्कस करेंगे, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ साथ आपको नोट्स की फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स पहली जो यूनिट है उसको कंप्लीट कर लिया है, उसका वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। आज हम यूनिट सेकंड को डिस्कस करेंगे जो कि चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के नाम से है। अब देखिए इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले WHO की जो गाइडलाइंस हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए एक्सरसाइज की, वो देखेंगे। इसके बाद में पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, सेकंड पॉइंट है, उसको देखेंगे। इसके बाद में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में स्पेशल कंसिडरेशन है, और लास्ट का जो पांचवा हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फीमेल एथलीट ट्रायड। सबसे पहले हम ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। अलग अलग जो एज ग्रुप हैं, जैसे कि बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद से लेकर लास्ट तक, जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाए और एक सर्टेन एज तक नहीं पहुंच जाए, वहां तक WHO ने कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, इन्फेंसी टू एडल्टहुड। इन्फेंट बच्चे को बोलते हैं जो बहुत ही छोटा बच्चा हो, जो बर्थ है, जब उसने जन्म लिया है वहां से लेकर जब उसका बचपन चल रहा होता है, वहां से लेकर हम एडल्टहुड तक देखेंगे। और इसके बाद में ज़्यादा एज के जो हमारे एजेड पर्सन होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि WHO ने कौन कौन सी गाइडलाइन दे रखी हैं। फिजिकल अपीयरेंस और मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है अलग अलग स्टेजेस में, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ग्रोथ कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, आप देख सकते हो, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और फिजिकल एक्टिविटीज़। इनके बारे में डायरेक्ट हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पर्सन की ग्रोथ है, किसी भी पर्सन की ग्रोथ है, वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हेरिडिटी मतलब आपके जो माता पिता हैं उनसे जो भी आपको जीन्स के अंदर क्वालिटीज़ मिली हैं उनके ऊपर ग्रोथ डिपेंड करेगी। इसके बाद में इन्वायरमेंट, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। और आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी करते हो, इन तीनों फैक्टर्स पे आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है, ध्यान में रखना है इसको। इसके बाद में एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड के लिए और आपकी बॉडी के लिए। हमारी जो एज है उसमें माइंड और बॉडी पर एक्सरसाइज का सीधा इफेक्ट होता है। अब हम इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड और 65 से जो अबो हमारे सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं उनके लिए भी कौन कौन से गाइडलाइंस WHO ने जारी की हैं उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले इन्फेंटहुड को देखेंगे, जो कि हम एज मानते हैं 0 to 2 ईयर्स, 2 साल तक के बच्चे को इसके अंदर हम रखते हैं। इसमें बच्चे की कौन कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। सबसे पहले तो वो स्टार्ट करता है मूविंग देयर हेड टू ग्रेस्पिंग थिंग्स। सबसे पहले बच्चा अपना सिर हिलाना स्टार्ट करता है, अपने हेड को मजबूत करना वो स्टार्ट करता है। इन्फेंटहुड में बच्चा दौड़ के कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा जब छोटा है तो उसके जो हाथ हैं, उसके पाँव हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग या फिर इतनी इनफ अमाउंट में उनके पास ताकत नहीं होती कि वो उसकी बॉडी का वेट उठा सकें। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं, टर्निंग एंड लिफ्टिंग द हेड। बच्चा अपने सर को ऊपर उठाता है, लिफ्ट करता है या फिर अपने सर को घुमाता है, अपने जो हाथ हैं और पाँव हैं उनको मूव करता है, रोल करता है बच्चा, क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग करने का मतलब है बच्चा अपने घुटनों और एल्बोज से चलता है, चीज़ों को ग्रैस्प करता है। बच्चा खड़े होने की ट्राई करता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं 9 से 11 मंथ, 9 से जब बच्चा 11 मंथ के बीच में होता है तो वो बच्चा खड़े होना स्टार्ट कर देता है। कई बार हमें देखा गया है कि 7 से 8 महीने के बच्चे भी अपने आप खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पर। तो बच्चा खड़ा होता है, वॉक करना स्टार्ट करता है, और बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इसी एज के अंदर डेवलप हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर दोनों पैरों पर उसका प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा तो बच्चा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी जो ग्रोस मोटर स्किल्स हैं वो इस एज के अंदर डेवलप होती हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स में आपका हो गया चलना, खड़े होना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस करना, ये सारे ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। अब देखिए इस एज के अंदर एक्सरसाइज गाइडलाइन कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमें ध्यान में रखना है, बच्चे को हमें एनकरेज करना है, उसको मोटिवेट करना है। क्या करना कि
हम उनके साथ खेलें, पूरे दिन उनके साथ खेलें, तब बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है। उनको एनकरेज करना पड़ता है कि बच्चे के साथ हम खेलें। उससे क्या होगा, बच्चे की ये सारी क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी। साथ साथ में लाइट एक्सरसाइज बच्चों को हमें करानी चाहिए। जैसे कि बच्चों को हमने एक पॉइंट दे दिया कि इस पॉइंट तक आपको भाग के या चल के जाना है। ग्रेस्पिंग, पुलिंग, पुशिंग शुड बी इनकरेज। बच्चा कोई भी उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट है उसको पुश कैसे करता है, पुल कैसे करता है, ये नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें इन्फेंट्स को हमें सिखानी है। इसके साथ साथ बॉडी और लिम्स का जो मूवमेंट है, लिम्स आपके होते हैं हाथ और पैर, उनका मूवमेंट भी बच्चों को सिखाना है। ऐसी एक्सरसाइज हमें इंक्लूड करनी है ताकि बच्चों में बॉडी और लिम्स का डेवलपमेंट हो। इसके बाद में ग्रॉस मोटर जो स्किल्स हैं, जैसे कि हेड को कंट्रोल करना, सिटिंग जिसको हम बैठना बोल सकते हैं, या फिर क्रॉलिंग, इन तीनों को हमें ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर इंक्लूड करना है। और ये हमारी जो एक्सरसाइज हैं, ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे ये तीनों हमारे इंप्रूव हो जाएं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सेफ इन्वायरमेंट देना। ऐसी एक्टिविटीज़ हो ताकि उसको इन्वायरमेंट मिले, उसके साथ कोई खेलने वाला हो, और इन्वायरमेंट में अपने आप को वो इस तरीके से ढाल ले कि ये एक्टिविटीज़ उसके लिए ईजी हो जाएं। कितना टाइम करना चाहिए? डेली के 3 घंटे इसके अंदर बच्चे के जाने चाहिए। टोडलर्स शुड बी एक्टिव फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स ए डे। टोडलर्स भी कहा जाता है इन्फेंट, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको। तो 3 घंटे एक दिन के अंदर ये एक्टिविटीज़ बच्चों को करनी है। इस एज के अंदर बच्चे अपने आप से नहीं करवाते, इसलिए उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अर्ली चाइल्डहुड। 0 से 2 साल तक हो गया। अब 3 to 7 ईयर्स के जो बच्चे हैं, वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड की स्टार्टिंग हो जाती है। 3 से 7 साल के बच्चों में चाइल्डहुड की स्टार्टिंग हो जाती है। इसमें रैपिड मोटर मूवमेंट देखने को मिलते हैं। मोटर का मतलब होता है जो भी कोई वस्तु है वो चल रही है, जो भी वस्तु है या फिर जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसको हम मोटर बोलते हैं। चिल्ड्रन शुड डू लॉट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फोकसिंग ऑन प्रिपरेशन रेदर देन कंपटीशन। बच्चे इस एज के अंदर कंपटीशन नहीं करते, क्या करते हैं, पार्टिसिपेट हमें उनको करवाना चाहिए। पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मान लीजिए घर पे 8 मेंबर हैं और 8 मेंबर्स में से 2 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना है जो भी हम खेल रहे हैं। भले ही वो जीते हारें, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जितना फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे उनका डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती हैं? अब इसके अंदर आ गई फाइन मोटर एक्टिविटीज़। उससे पहले हमने देखा था ग्रोस। ग्रोस में तो आप जो भी इंसान, उसको जिंदा रहने के लिए जो एक्टिविटीज़ चाहिए वो ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ आती हैं। ग्रोस के अंदर चलना, दौड़ना, थोड़ा बहुत उछलना कूदना, ये सब आ जाता है। लेकिन फाइन जो मोटर स्किल्स होती हैं वो इनसे थोड़ी सी एडवांस होती हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बेसिक एंड एडवांस्ड लोकोमोटर एक्टिविटीज़। लोकोमोटर का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके अंदर बच्चा मूव करता है, उनको लोकोमोटर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चा अपने दिमाग का यूज़ करके उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए। ये अब एक्टिविटीज़ किससे ऊपर आ गई हैं? नॉर्मल जो हमारी ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ हो गई, उनसे ऊपर एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं। अब WHO ने गाइडलाइन कौन कौन सी जारी की हैं उनके एक्सरसाइज के लिए? तो अब हमें बच्चों को जंपिंग, हॉपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, स्कीपिंग और किकिंग ए बॉल, इन सभी जो एक्सरसाइज हैं इन पे बच्चों को हमें शिफ्ट कर लेना है। बच्चे जंप करेंगे, हॉप करेंगे और स्कीपिंग करेंगे। मान ली स्कीपिंग रोप है, ऐसी रोप है इसके ऊपर से आप रस्सी कूदना बोलते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। बॉल को किक करना इस एज के अंदर आप बच्चों को सिखाइए। इसके बाद में फाइन मोटर जो स्किल्स हैं, जैसे कि ट्विस्ट करना, स्क्वीज करना, बिल्डिंग थिंग्स, है ना, अलग अलग चीज़ों को बनाना, किस तरीके से हम बनाते हैं, ट्विस्ट करना। बच्चा जब ट्विस्ट करता है वो हमारा फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है। इसके बाद में बच्चों को स्पोर्ट्स के और गेम्स के उनको सिंपल रूल्स बताने हैं। बच्चे ऐसे रूल्स कब सीखेंगे? जब वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। बच्चों को जीत हार के बजाय हमें किस में इन्वॉल्व करना है? पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व करना है। और स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी है 60 मिनट एक दिन में। मतलब अर्ली चाइल्डहुड के अंदर 1 आवर की जो एक्सरसाइज है वो कंपलसरी है, वो बच्चों के लिए होनी चाहिए। वो उनकी बोन स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड हो गया। इसके बाद में है मिडिल चाइल्डहुड। ये हमारा आता है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसके अंदर पार्टिसिपेशन से हम अगला स्टेप करते हैं। कौन सा स्टेप है?
कंपीटिंग एंड वांट टू एक्सेल इन मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स के मतलब है बच्चा अगर दौड़ रहा है तो उसकी जो रनिंग कैपेसिटी है वो हमें इंक्रीज करनी है, उसको बढ़ाना है कि वो किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। ये सब हम बच्चों की मोटर स्किल्स को एक्सेल करने का काम करेंगे, एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। अब बच्चे कंपटीशन कर सकते हैं, 4 बच्चों को एक साथ हम दौड़ा सकते हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। इसके बाद में बेटर बैलेंस, प्रिसाइज मूवमेंट्स एंड इंक्रीज स्पीड, ये हमने बात करी है। स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस एक्टिविटी को बहुत जल्दी वो कर पाएँ। प्रिसाइज मूवमेंट, आपके जो मूवमेंट है वो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपको चलते हुए जाना है तो आपका वो क्लियर गोल होना चाहिए, आप इस साइड से ऐसे घूम फिर के नहीं जाओगे, आपका एकदम प्रिसाइज मूवमेंट्स होने चाहिए। बाकी अगर कोई एक्टिविटीज़, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर एक्सरसाइज करते हैं, वो भी एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। मिडिल चाइल्डहुड के अंदर हम एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज गाइडलाइन कौन कौन सी होनी चाहिए? बॉडी कंट्रोल बच्चे का इसके अंदर हमें डेवलप करना है, बैलेंस अच्छा होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस से आप समझ सकते हो कि अगर बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसके अंदर बैलेंस इंपॉर्टेंट है, उसको अपने बॉडी का बैलेंस बनाकर रखना है, वो बच्चे को इस एज के अंदर हमें सिखा देना चाहिए, उसका डेवलपमेंट करवाना चाहिए। और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो गया। न्यूरोमस्कुलर मतलब उसके दिमाग में कोई भी सिग्नल गया, अब उसको परफॉर्म कितना अच्छे तरीके से करना है, वो इसी एज के अंदर हमें सिखाना है। इसके बाद में है एंगेज एक्टिविटी इन बिल्ड एंडोरेंस। एंडोरेंस का मतलब होता है, अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम स्टेमिना भी बोलते हैं। स्टेमिना का मतलब है कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप लंबे टाइम तक करते हो, फटीग के बियॉन्ड, जब आपको थकान हो जाती है उसके बाद भी उस एक्टिविटी को आप कंटिन्यू करते चले जाते हो, उसको हम एंडोरेंस बोलते हैं। तो इस एज के अंदर हमें एंडोरेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपका जो बच्चा है वो 400 मीटर ही दौड़ सकता है, लेकिन अब बच्चे को आपको पुश करना है कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाते हैं। अब बच्चे को आपको पुश करना है, तो अगर आपका बच्चा 400 मीटर से 1000 मीटर के अंदर शिफ्ट होता है, इसका मतलब उसकी जो एंडोरेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके बाद में जो गेम्स के रूल्स हैं, फेयर प्ले हैं और सिंपल स्ट्रेटजीज बच्चे को सिखानी है। फेयर प्ले का मतलब है कि बच्चा कितना अच्छे तरीके से उस गेम को खेलता है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग खेलता है, वो चीटिंग नहीं करता, सामने वाले की रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि अगर हम बच्चे को रूल्स सिखा देंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा उसके लिए, फेयर प्ले के लिए और सिंपल स्ट्रेटजीज के लिए। स्ट्रेटजीज का मतलब, मान लीजिए कोई बच्चे को हम फुटबॉल खिला रहे हैं, तो किसी बच्चे को अगर फुटबॉल खिलाते हैं उसके अंदर वो स्किल्स या फिर वो स्ट्रेटजीज उसको हम बतानी है कि सामने अगर 2 प्लेयर हैं उनसे बचकर हमें बॉल को किस तरीके से लेकर जाना है उनके पीछे। ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो इसी एज में हमें डेवलप करनी होती हैं। इसके साथ साथ बच्चे की जो हड्डियां हैं और मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग का काम भी करना होता है। कैसे होगा? बच्चे को हम साइकिलिंग सिखाएंगे और जंपिंग रोप। जंपिंग रोप जब भी बच्चा करता है तो उसकी हड्डियां और मसल्स उससे मजबूत होती हैं। ये आप 8 से 12 साल के बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके बाद में है एडोलसेंस। एडोलसेंस जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं। टीन एज के अंदर 13 टू 18 ईयर्स को हम इंक्लूड करते हैं। इसमें क्या होता है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में बच्चा हमारा ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि ये हमारी प्यूबर्टी की एज होती है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही एक ऐसे फेज से गुजरते हैं, जैसे कि बॉयज़ के तो दाढ़ी में बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो एक चेंजमेंट की तरफ बच्चे हमारे शिफ्ट होते हैं, तो चाइल्डहुड से वो एडल्टहुड में एंटर कर रहे हैं। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, बच्चे की हाइट और बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं और वो हमारे स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल ग्रोथ, इंक्रीज डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस एज के अंदर बच्चा क्या करता है, अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे दूर जाने की कोशिश करता है। बच्चे की जो डिसीजन मेकिंग है वो इंक्रीज हो जाती है और बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है। जैसे कि हमने देखा है कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इस एज के अंदर। अब WHO की गाइडलाइंस क्या हैं, तो एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज डेली। 1 घंटा क्या करनी है, मॉडरेट मतलब
मीडियम लेवल से विगरस का मतलब होता है बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज। आप उसके अंदर एकदम आपका बॉडी पूरी चूर चूर हो जाएगी, पसीने में पसीने हो जाओगे, उसको हम विगरस एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये आपकी 1 आवर होनी चाहिए। यहाँ पे भी 1 आवर दे रखा था, ये देखिए 60 मिनट्स डेली। लेकिन इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। इसमें ये कंपल्सन नहीं था कि वो एक्सरसाइज आपकी मीडियम और विगरस लेवल की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप बच्चे को बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज करवा सकते हो, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सभी जो एक्सरसाइज हम करवाते हैं उससे बच्चे का क्या होगा, हार्ट स्ट्रेंथन होगा। जब उसकी हार्ट मसल्स स्ट्रेंथन होगी तो वो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको आसानी से कर पाएगा। इसके साथ साथ बच्चों को रनिंग करवानी चाहिए, जंपिंग रोप करवानी चाहिए, बास्केटबॉल खिलानी चाहिए, और उससे क्या होगा, बच्चे की बोन्स और मसल्स मजबूत होंगी। इसके साथ साथ बच्चों को आप थोड़े बहुत वेट उठाने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो लिफ्टिंग वेट है, वेट जब उठाएगा तो उसको हम वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। वो ट्रेनिंग जो वेट के साथ की जाती है उसको क्या बोला जाता है, वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग जब बच्चा करेगा तो उसकी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसके साथ साथ जब योगासन किया जाता है, योगा भी अगर कोई बच्चा करता है उससे भी उसकी मसल स्ट्रेंथ बनती है। तो ये सारा हम एडोलसेंस के अंदर देखते हैं। इसके बाद में है अडल्टहुड, 18 से लेकर 64 ईयर्स तक। इसके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी को आपको मेंटेन करना है, हेल्दी आपकी बॉडी रहनी चाहिए और अच्छी शेप में रहनी चाहिए। बहुत लोगों का पेट आगे निकल जाता है, बहुत लोगों के पाँव बहुत पतले रहते हैं और अजीब सी उनकी शेप हो जाती है। तो ये जो एज हो आपकी होती है, इसमें आपको अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। 1 घंटा आपको डेली एक्सरसाइज करनी होती है और इंटेंसिटी तो आपकी डिक्रीज होगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी है। मान लीजिए एक 18 से 22 साल का कोई बच्चा है, अब उसकी जो इंटेंसिटी एक्सरसाइज की वो तो बहुत ही अच्छी होगी। मान लीजिए वो 5 किलोमीटर दौड़ लेता है और टाइम भी कम लगता है उसको, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। वो 5 किलोमीटर अब नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अब इस कंडीशन में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपको इन सभी चीज़ों को मेंटेन करना है। 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते तो आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है और 2 किलोमीटर आप वॉक कर सकते हो। इस तरीके से आपको मैनेज करना है, लेकिन एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है। गाइडलाइन कौन कौन सी हैं, रेसिस्टेंस एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। रेसिस्टेंस में आपकी वेट ट्रेनिंग आ जाती है, क्योंकि आपके सामने रेजिस्टेंस किसका है, वेट का रेजिस्टेंस है। कब करनी चाहिए, वीक में 2 दिन जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स और बोन्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगी, मजबूत होंगी। इसके साथ साथ आपको स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें क्या इन्वॉल्व करना है, आपके लिम्ब मूवमेंट इंक्लूड करने हैं। आपके जो हैंड है, हाथ हैं और लेग्स हैं, ये दोनों आपके फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ये फ्लेक्सिबल होंगे तभी आप बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इजीली कर पाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है आप अपनी मसल्स को जितना वो स्ट्रेच होती हैं, जितना उनको खींच सकते हो उतना उनको खींचना है, उससे स्ट्रेचिंग बढ़ेगी और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। एंगेज इन लाइट टू मॉडरेट जॉगिंग, आपको क्या करना है, जॉगिंग भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। जॉगिंग आपको करना है, जॉगिंग में रनिंग आपकी रहेगी लेकिन आपकी उसके अंदर स्पीड कम होती है। वॉक विद इंटरवल्स ऑफ जॉगिंग एट डिफरेंट पेसेस, आपको जॉगिंग करनी है। जॉगिंग के साथ साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आप धीरे दौड़े, फिर तेज, फिर धीरे। इस तरीके से आप अगर करते हो तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस है वो बढ़ जाएगी, आपका हार्ट अच्छे तरीके से काम करेगा। कम से कम 1 घंटा आपको योगा करना चाहिए इस एज के अंदर। इसके साथ साथ आपको रनिंग, पुशअप और लॉन्गर फिजिकल एक्टिविटीज़, जो भी आप जिम के अंदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो या फिर वो एक्टिविटीज़ जो अभी तक आपने एज के अंदर नहीं करी थी 18 साल से पहले, वो सारी एक्टिविटीज़ अब इस एज के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर है कि 64 एज जब हमारी वहाँ तक पहुँचते हैं तो ये एक्टिविटीज़ की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उतने हम अच्छे लेवल पर नहीं कर पाएंगे। और लास्ट हमारा है एडल्ट्स, जो कि हमारे आते हैं 65 ईयर्स से अबोव। ये हमारे क्या आ गए, सीनियर एडल्ट आ गए। इनमें हमें फिजिकल एक्टिविटी इस एज के अंदर भी इन्वॉल्व रखनी है। आपका एम क्या होना चाहिए, 150 to 300 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए। एरोबिक एक्टिविटी का मतलब है आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्सरसाइज करते हो। ऑक्सीजन की प्रेजेंस का मतलब है आप ऐसे एक्सरसाइज करोगे कि आपकी बॉडी को
प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। जैसे कि आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना है, तो आप जब वॉक करते हो उसमें आपको आपकी जो बॉडी है वो भी काम करेगी और प्रॉपर आपको ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। यहाँ पर दे रखा है ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब आप तेज वॉक कर सकते हो 75 टू 150 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी ईच वीक। आपको या तो ये करना है कि 150 से 300 मिनट आपको ये गोल रखना है कि डेली करना है, या फिर 75 टू 150 मिनट्स आपको विगरस एक्टिविटीज करनी है हर एक वीक के अंदर। विगरस का मैंने आपको बताया था, विगरस में हमारी जो एक्सरसाइज है उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, हम एक अच्छे लेवल पर उन एक्सरसाइज को करते हैं। मसल स्ट्रेंथनिंग का काम भी करना है। कब करना है? 2 डेज करने हैं एक वीक के अंदर। एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, उसमें से 2 दिन तो हमें मसल स्ट्रेंथनिंग पे लगाने हैं। इसके साथ साथ आपको बैलेंस और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए एक वीक में 3 दिन इन पर काम करना है। आपकी जो सेडेंटरी टाइम है उसको रिड्यूस करना है। आप खाली ऐसे पड़े रहते हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, उसको आपको ये नहीं करना है। फिजिकल एक्टिविटी आपको इस एज के अंदर कंटिन्यू करते चले जाना है। इससे क्या होगा, आपके हेल्थ बेनिफिट्स आप आराम से इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये सारी बातें थी। 2.1 है, इसको हमने क्लियर कर दिया है। 2.1 में हमने क्या क्या देखा? एक्सरसाइज गाइडलाइन देखी, अलग अलग एज की हमने क्या देखी है? एक्सरसाइज गाइडलाइन देख ली है। अब देखते हैं हम लोग कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। ये हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने 5 तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? स्पाइनल कर्वेचर। तो स्पाइनल कर्वेचर में आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जो डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नॉकनी, बॉल लेग्स, फ्लैट फुट और राउंड शोल्डर्स हैं। सभी को देखते हैं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम स्पाइनल कर्वेचर का बात करते हैं। ये किससे रिलेटेड है? स्पाइन से रिलेटेड है, जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हो, रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो, बैकबोन भी बोलते हैं। इसमें हम लोगों को 3 टाइप की दे रखी हैं। कौन कौन सी हैं? काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। इन तीनों को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए काइफोसिस। काइफोसिस को हम राउंड अपर बैक या फिर हंच बैक भी बोलते हैं। ये इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है वो होता है हमारी बॉडी का या फिर स्पाइनल कॉर्ड का, लेकिन काइफोसिस के अंदर यहाँ पर आपका कर्व बन जाता है। काइफोसिस में क्या होता है? कर्व बन जाता है। कहाँ पर? ये जो आपका थोरेसिक एरिया है, जैसे आपको पता होगा हमारे जो शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। सबसे पहले आता है सर्वाइकल, उसके बाद में थोरेसिक, उसके बाद में लंबर, उसके बाद में सैक्रल और लास्ट में क्या आता है? कॉक्सिक्स। तो हमारा जो थोरेसिक एरिया होता है, ये देखिए ये यहाँ पर है थोरेसिक एरिया। इसके अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 12 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। उन हड्डियों में आगे पीछे होना ही हमारा क्या कहलाता है? काइफोसिस कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये हड्डियां पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से एक, अगर हिंदी में आपने पढ़ा होगा, उसको हम कूबड़ बोल सकते हैं। काइफोसिस को कूबड़ बोल सकते हैं। ये आपका पीछे की तरफ निकल जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। काइफोसिस 2 नाम हैं इसके, एक तो है हंच बैक और दूसरा है राउंड अपर बैक। इसकी कमी से होता है, इसका कारण क्या है? तो मेल न्यूट्रिशन और इलनेस। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते तब ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। हैवी लोड अगर हम उठाते हैं हमारे कंधों के ऊपर तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। हैवी लोड से मतलब है जैसे कि मान लीजिए आपने अपने कंधों पर लोड उठाया तो स्पाइनल कॉर्ड पर पूरा लोड पड़ेगा, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से मुड़ सकती है और आपकी ऐसी शेप हो सकती है। बेंडिंग वाइल वॉकिंग, आपकी आदत है चलते हुए नीचे की तरफ आपको गर्दन करके चलने की, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मसल्स की वीकनेस, आपकी जो अपर बैक की मसल्स हैं उनके अंदर अगर वीकनेस है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं बोन की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। इसी चैप्टर में हम ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और आपकी अगर स्पाइनल में कोई इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई आपकी चोट लगी है, उसकी वजह से भी ये हमें काइफोसिस या फिर हंचबैक देखने को मिलता है। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी है, जिसके अंदर आपके क्या हो? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और सारे मिनरल्स हों। ये जो सारे कंपोनेंट हैं ये आपके बनाते हैं एक बैलेंस्ड डाइट। ये आपकी डाइट में हमेशा होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखिए जब आप कोई वेट को उठाते हैं। तो
इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, एक हाथ में किसी भारी सामान को लेकर आपको वॉकिंग को अवॉइड करना है। लंबी आप वॉक नहीं करें, थोड़ी दूर तक करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आपको प्रॉपर पोस्चर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आप बैठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, वॉक कैसे करते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी ये जो शोल्डर की और अपर बैक की मसल्स हैं ये मजबूत हो जाएंगी। ये मजबूत होंगी तो उससे आपको हंच बैक की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, अगर किसी का हंच बैक हो गया तो ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुपाइन पोजीशन है। देखिए 2 पोजीशन आपको दे रखी हैं, एक तो है सुपाइन, एक है प्रोन। तो सुपाइन इससे रिलेटेड नाम है स्पाइन से। तो जब आप जमीन के ऊपर लेटते हैं और आपकी जो स्पाइन है वो जमीन को टच होती है, उसको हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। एक है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या होता है, जब आप पेट के बल लेटते हैं, आपका जो स्टमक है, स्टमक आपको जमीन के टच होता है, उसकी जो पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इन पोजीशन में अगर आप लेटते भी हो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हो तो आपको काइफोसिस की जो प्रॉब्लम है उससे ठीक होने में कम टाइम लगेगा, जल्दी आप इससे रिकवर हो सकते हो। चेयर का जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हो, स्टैंडिंग एक्सरसाइज इसके अंदर है, आर्म्स की एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ आप योगा पोज कर सकते हो, जैसे कि चक्रासन है, ये रहा यहाँ पर चक्रासन। इसके बाद में धनुरासन है और ये तीसरा है भुजंगासन। ये तीनों ही आसन में आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर किसी की प्रॉब्लम हो और ये आसन करेंगे तो उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर भी यही तरीका है, आपकी जो स्पाइन इस तरीके से मुड़ी हुई है वो यहाँ से सीधी हो जाएगी। भुजंगासन में यही करते हैं हम, आपकी स्पाइन ऐसे थी लेकिन हम आसन इस तरीके से कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, भुजंगासन की हेल्प से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी होने की कोशिश करेगी। तो ये करेक्टिव मेजर्स थे, हम काइफोसिस को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं ये हम इसके अंदर देखते हैं। इसके बाद में सेकंड है हमारी लॉर्डोसिस। ये क्या होता है, इनवर्ड कर्वेचर होता है। कर्वेचर का मतलब एक कर्व बन जाता है। कर्व ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, किसी भी तरीके से अगर कर्व बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। तो स्पाइन के अंदर इनवर्ड तरीके से बनता है। ये आपकी जो स्पाइन है वो करेक्ट है, लेकिन ये इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ कर्व बन गया। ये देखिए यहाँ से आपका जो लंबर का एरिया है, LUMBAR, तो लंबर का L है और लॉर्डोसिस का L है, इसी से ये जो नाम है वो बना है। लंबर एरिया मतलब आपका जो कमर का एरिया है, कमर के एरिया की जो हड्डियां हैं वो आगे की तरफ जब शिफ्ट हो जाती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, लॉर्डोसिस। इसको स्वे बैक भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो स्वे बैक बोलते हैं और एक यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं होलो बैक, इसको होलो बैक भी बोला जाता है। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, होलो बैक, स्वे बैक और इनवर्ड कर्वेचर। किसकी वजह से हो सकता है, ये हैबिचुअल ओवर ईटिंग, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारा पेट फूलेगा, पेट फूलेगा तो पेट आगे की तरफ जाएगा और ये हड्डियां हमारी आगे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट, आपके आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, हवा अच्छी नहीं है, तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपकी जो वर्टिब्रा है, आपकी जो ये रीढ़ की हड्डियाँ हैं, इसके अंदर अगर कोई बीमारी हो चुकी है उससे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपकी जो मसल्स का डेवलपमेंट है वो अगर अच्छे तरीके से नहीं हुआ है तब भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हो तब भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ ये तो हमने बात कर ली, अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो आपको मोटापा होगा, आप ओवरवेट हो जाओगे। ओवरवेट अगर आप होते हो तब आपको क्या होगा, ये जो स्वे बैक की समस्या है वो आपको देखने को मिल सकती है। बचाव क्या है, सबसे पहले तो आप हेल्दी खाइए, लेस ऑयली फूड्स, ऐसे खाने को नहीं खाना है जिसके अंदर ऑयली फूड हो, उसका ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको नॉर्मल बॉडी वेट मैनेज करके रखना है, उसको मेंटेन करना है। आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है जब आप बैठते हो, तो अवॉइड बेंडिंग टू मच वाइल सिटिंग, जब आप बैठते हो बहुत ज़्यादा आपको झुककर नहीं बैठना है। और रेगुलर अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो लोअर बैक की तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करते रहना है। इसके बाद देखिए करेक्टिव मेजर्स या फिर करेक्टिव एक्सरसाइज, तो प्रोन पोजीशन में ही ये दोनों एक्सरसाइज इसकी की जाती हैं। चेयर एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बैक एक्सरसाइज कर सकते हो। बैक एक्सरसाइज में आपका क्या होगा, बैक की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ 2 आपको योगासन करने हैं, एक तो है हलासन, एक है पश्चिमोत्तानासन। इस तरीके से हलासन किया जाता है और ये पश्चिमोत्तानासन किया जाता है। दोनों आसन आप देख सकते हो। ये आसन करने से क्या होगा,
हमारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो आगे की तरफ जो शिफ्ट हो चुकी हैं वो अब धीरे धीरे अपनी शेप में आना स्टार्ट कर देती हैं। ये करेक्टिव मेजर्स थे लॉर्डोसिस के। अब इसके बाद में तीसरा हमारा है स्कोलियोसिस। ये स्पाइनल कर्वेचर का तीसरा टाइप है। तो हमारी जो कर्वेचर है वो अब की बार बनेगी साइडवेज। साइडवेज को आप लेटरल भी बोल सकते हो, लेटरल कर्वेचर बनती है। इसके अंदर दो टाइप की शेप बनती है, एक तो सी और एक एस। ये देखिए, ये आप देख सकते हो इस तरीके से ये एस शेप बन गई। इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप सी और एस को समझिए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो या तो इस साइड या फिर इस साइड, स्कोलियोसिस जिस किसी भी पर्सन को हो जाता है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, आपके जो शोल्डर्स हैं उसके क्या होंगे, कंधे एक साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, या तो लेफ्ट वाला शिफ्ट हो जाएगा या फिर राइट वाला शिफ्ट हो जाएगा। अगर लेफ्ट का नीचे शिफ्ट होता है तो राइट का ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले जो आपके सामने पिक्चर या फिर डायग्राम दिखाई दे रहा है उसके अंदर ये आपकी नॉर्मल स्पाइन है, दोनों कंधों का जो अलाइनमेंट है वो सीधा है। लेकिन जब आपको स्कोलियोसिस हो जाती है तो अलाइनमेंट आपका इस तरीके से चला जाता है। यहाँ पर देखिए राइट थोड़ा सा ऊपर चला गया है और लेफ्ट क्या है वो नीचे की साइड चला गया है। इस तरीके से आप स्कोलियोसिस को समझ सकते हो। किस वजह से होती हैं, सबसे पहले तो जन्म के टाइम से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, या फिर आपको हेरिडिटी या फिर आपके जो माता पिता हैं उनसे ये प्रॉब्लम मिल सकती है, या फिर इसके साथ साथ आपका जो एक लेग हो, आपका जो एक पाँव हो वो दूसरे पाँव से छोटा हो, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। और वन साइड फ्लैट फुट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, फ्लैट फुट की वजह से भी स्कोलियोसिस हो सकती है। फ्लैट फुट को हम देखेंगे कि क्या होता है। ये हमारा जो नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है वो फ्लैट फुट ही है। कैरिंग हैवी लोड्स ऑन वन शोल्डर, एक शोल्डर के ऊपर, एक कंधे के ऊपर आप ज़्यादा अगर वेट रखते हो तब भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। या फिर आपको स्पाइनल जो मसल्स हैं उसके अंदर पैरालिसिस अगर आ गया है, वो अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही, उनके पास दिमाग के सिग्नल नहीं पहुंच रहे, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और पुअर पोस्चर आपका रहता है स्टैंडिंग में, जब आप खड़े रहते हो तो सही तरीके से खड़े नहीं होते हो, एक साइड आपका अगर बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। और लास्ट क्या कारण हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। न्यूरोलॉजिकल मतलब आपके जो दिमाग के सिग्नल हैं वो सही तरीके से यहाँ पर नहीं पहुँच रहे, तब भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले तो आप वॉकिंग, सीटिंग और स्टैंडिंग अवॉइड कीजिए बेंट पोजिशन में। जब आप बेंड होते हो तब आपको ये तीनों काम नहीं करने हैं। और बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए जब आप कोई भी वेट को उठाते हो तब। इसके साथ साथ क्या करना है, एक हाथ से आपको ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी वजन नहीं उठाना है। लगभग प्रिकॉशंस या फिर ध्यान रखने वाली बातें हैं सेम रहने वाली हैं, और आप बैलेंस डाइट आपको मेंटेन करनी है। ये सारी चीज़ें प्रिकॉशंस के अंदर आ गई। अब टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस अगर आप देखना चाहो तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हेल्दी आपकी स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर इसके अंदर स्कोलियोसिस में डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है तो सबसे पहले है थोरेसिक स्कोलियोसिस। थोरेसिक में आपकी जो थोरेसिक की हड्डियां हैं, यहाँ पर ये थोरेसिक की हड्डियां हैं। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले यहाँ पर सर्वाइकल की हड्डियां हैं, फिर ये थोरेसिक की हड्डियां यहाँ तक आ गई, फिर आपका लंबर एरिया की हड्डियां आ गई, फिर है सैक्रल, और लास्ट में आता है आपका कॉक्सिक्स। इस तरीके से ये हड्डियां होती हैं। ये इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, CTLSC। तो ये जो एरिया है ये थोरेसिक का एरिया है। थोरेसिक का एरिया जब एक साइड डेविएट हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका लेफ्ट वाला शोल्डर है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये चला गया नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं थोरेसिक स्कोलियोसिस। अब की बार क्या है, लंबर स्कोलियोसिस है। लंबर का मतलब है ये कमर की हड्डियां। तो ये कमर की हड्डियां इस साइड चली गई, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियां एक साइड में शिफ्ट हो गई, तो ये लंबर स्कोलियोसिस हो गया। अब है थोरेको लंबर स्कोलियोसिस। थोरेसिक और लंबर की दोनों हड्डियां ही एक साइड शिफ्ट हो गई, तो ये सी टाइप का बन गया हमारा। देखिए ये भी सी था, ये भी सी टाइप है, लेकिन ये लॉन्ग सी टाइप बन गया। ये लॉन्ग सी टाइप से क्या हुआ, अब आपकी थोरेसिक और लंबर की जो हमारी हड्डियां हैं स्पाइनल कॉर्ड की वो एक साइड शिफ्ट हो गई हैं, वन साइड शिफ्ट हो गई हैं। इसमें क्या रहा, अब दोनों साइड शिफ्ट हो गई हैं। थोरेसिक की जो हड्डियां हैं वो लेफ्ट साइड और लंबर की हड्डियां हैं वो राइट साइड। तो इस तरीके से ये एस बन गया। इसको बोलते हैं कंबाइंड स्कोलियोसिस। ये आप बोथ साइड शिफ्टिंग इसको बोल सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए स्कोलियोसिस को हम सही किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्लैट फुट की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। साइड फ्लैट फुट
आपको पता होने चाहिए। फ्लैट फुट हम देखेंगे कि फ्लैट फुट क्या होता है, कैसे इसकी एक्सरसाइज की जाती है। इसके बाद में त्रिकोणासन, ये आसन आपको करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको राइट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड का आपको उसके ऑपोजिट साइड का त्रिकोणासन करना है। प्रोन पोजीशन और स्टैंडिंग एक्सरसाइज आपको करनी है और अपर बॉडी को आपको बेंड करना है, उसकी एक्सरसाइज करने से स्कोलियोसिस ठीक हो सकता है। इसके बाद में देखिए क्या दे रखा है, नॉक नी। नॉक नी से आप नाम से ही इसको पकड़ सकते हो। नॉक और लॉक लगभग एक जैसे नाम है। नॉक से क्या हो गया, लॉक हो गया। तो नॉक से लॉक को याद रखिए। लॉक कब होता है, ये देखिए यहाँ पर जगह बहुत कम बची है, यहाँ से नीचे या फिर यहाँ से ऊपर कुछ भी जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर लॉक हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिए। जब आपकी नीज लॉक हो जाएं, आपके जो घुटने हैं वो आपस में लॉक हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉक नीज बोलते हैं। जब आपकी नीज टच हो एक दूसरे के, आपको ये नाम भी ध्यान में रखना है, जेनु वेलगम। जेनु वेलगम बोलते हैं नॉक नीज को, ये इसका सेकेंडरी नेम है, लेकिन एग्जाम में जेनु वेलगम और जेनु वेरम के बारे में पूछा जाता है। जेनु वेरम को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप जेनु वेलगम को ध्यान में रखिए। जैसे कि आपके घुटने अगर लॉक हो गई तो लॉक होने से आपको क्या हो गया, गम हो गया। गम होने से आप इसको याद रख सकते हो, जेनु वेल गम। आपको गम हो गया है क्योंकि आपके घुटने लॉक हो चुके हैं। क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, सबसे पहला कारण है आपकी मसल्स और लिगामेंट्स वीक है। लिगामेंट्स क्या होते हैं, आपकी जो हड्डी है और दूसरी हड्डी है, उन दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कोई भी एक कनेक्टिव टिश्यू करता है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। यह आपकी ऊपर की हड्डी है फीमर, और नीचे की ये हड्डियां हैं टिबिया और फिबुला। इन दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम, ये देखिए यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है लिगामेंट। तो ये लिगामेंट जब वीक हो जाएगा तब हमें नॉकनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप ओवरवेट हो जाते हो या फिर आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपकी डाइट के अंदर सारे कंपोनेंट होने चाहिए, अगर वो कंपोनेंट नहीं है तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है और फॉस्फोरस की कमी से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत समय तक आपको इंजरी है, आप बीमार रहते हो और आपको फ्लैट फिट की प्रॉब्लम है, तो फ्लैट फिट की वजह से आपको नॉकनीज हो सकती हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये ध्यान में रखना है। फ्लैट फुट की वजह से कौन सी आपको डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, नॉकनीज या फिर बोलेक्स। तो आपको फ्लैट फुट वहाँ पर कर देना है। रिकेट्स, बच्चों में बीमारी होती है रिकेट्स, वो हड्डियों की बीमारी होती है, अगर वो बीमारी है तब भी आपको नॉकनीज देखने को मिलती है। जेनेटिक कंडीशंस अफेक्टिंग बोन और जॉइंट डेवलपमेंट, जेनेटिक कंडीशन का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है बोन और जॉइंट के डेवलपमेंट में। एक और कारण इसका हो सकता है, अगर कोई बच्चा है उस बच्चे को आप छोटी एज के अंदर चलने के लिए नहीं आपको बोलना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा 7 से 8 महीने में ही चलना शुरू कर दे या फिर दौड़ना शुरू कर दे। उस एज तक बच्चे की जो हड्डियां हैं वो उतनी मजबूत नहीं हुई हैं कि उसका पूरा बॉडी वेट उठा लें, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। बच्चा अगर 10, 11, 12 महीने में भी अगर चलने की कोशिश करता है तो हमें फ्री रखना चाहिए बच्चे को। जब तक उसकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, अगर वो बच्चा चलने की कोशिश करेगा तो उसके नॉकनीज या फिर बोलेक्स की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ध्यान क्या रखना है, ईट ए बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट आपको खानी है। और डू नॉट फोर्स बेबीज टू वॉक एट एन अर्ली एज, इसकी बात हमने कर ली। बच्चे को अर्ली एज में हमें चलने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए अगर किसी को हो जाता है तो सबसे पहले नोक नीज को जल्दी हमें ट्रीट करना चाहिए जब तक कि हड्डियां सॉफ्ट हों। अगर हड्डियां मजबूत हो गई तो फिर इस बीमारी को सही करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको हॉर्स राइडिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हॉर्स राइडिंग करते हैं तो नोक नीज को हम सही कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ और ध्यान में रखना है, आपको स्ट्रेट खड़े होना है और पिलो को रखना है। आप तकियों को दोनों नीज के बीच में रखो और फिट को या फिर आप और आपके जो फीट्स हैं उनको टच करने की कोशिश करो या फिर ग्राउंड को टच करने की कोशिश करो। ये एक तरीका हो सकता है। कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है जब हम सोते हैं, सोते टाइम पर तकियों को बीच में रखकर या फिर थोड़ा सा हमें तकियों को बीच में रखकर पैरों को अगर नीचे से बांध लेते हैं, वो भी एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। इसके साथ साथ आपको पद्मासन और गोमुखासन करना चाहिए। पद्मासन में आपकी जो थाइज हैं उसके ऊपर आपके ये फिट रहेंगे,
ये पद्मासन की मुद्रा हो गई और ये है गोमुखासन की मुद्रा। ये जो दोनों आसन हैं ये भी हेल्पफुल होते हैं नोक नीज को ठीक करने के लिए। एक वॉकिंग जो कैलिपर्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बेल्ट है और ये बेल्ट है, इन दोनों बेल्ट्स को बांध रखा है कहाँ पर, घुटने को एक साइड में मूव नहीं करने के लिए। अगर घुटने इस साइड मूव नहीं करेंगे, स्टेबल रहेंगे, तो धीरे धीरे उनके बीच में गैप आ जाएगा। तो ये जो गैप अगर आता है तो ये बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, धीरे धीरे आपकी हड्डियां हैं वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये एक और तरीका हो सकता है, वॉकिंग कैलिपर्स इनको बोलते हैं। इनसे भी हम नोक नीज को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में है बो लेग्स। तो नोक नीज से जस्ट ऑपोजिट है बो लेग्स। नोक नीज में आपके घुटने वो बहुत नज़दीक रहते हैं, बो लेग्स में इनके बीच में गैप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जेनुवेरम। अगर लॉक हो गया तो क्या हुआ, लॉक हो गया मतलब नोक हो गया, है ना। इसको आप लॉक हो गया या फिर नोक हो गया उसको बोलते हैं जेनुवेलगम। और यहाँ पर क्या हुआ, बो लेग। बो लेग में क्या हुआ, RUM, यहाँ पे रम है। अगर वेलगम और वेरम में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जब भी दो कंडीशन की कोई बात हो तो आप एक को याद कर लीजिए, बचा हुआ वो दूसरा हो गया। तो लॉक हो गया तो उसको क्या हो गया, गम हो गया। तो अगर जेनुवेलगम ये है तो जो बो लेग्स है उसको क्या बोलते हैं, जेनुवेरम। अब बो किसको बोलते हैं आपको पता होगा, बो बोलते हैं धनुष को। धनुष के जैसे पांव हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से आपका जो धनुष है इस तरीके से होता है, ये ऐसे इस तरीके से उसके पांव हो रखे हैं। ये जो कर्व है इसको हम बो की कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं। कारण कौन कौन से हो सकते हैं, वो तो ये सिंपल कारण है, आपका जो एक्स्ट्रा वेट है लेग मसल्स का वो नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से होता है। आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, या फिर आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो, आपकी वॉकिंग हैबिट्स नहीं है, आप क्या हो, पैदल नहीं चलते हो, दौड़ते नहीं हो, या फिर बच्चों को हम बहुत जल्दी वॉक करने के लिए बोल देते हैं तब भी ये प्रॉब्लम होती है। ओवरवेट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आपके जो पैर हैं वो आपके बॉडी वेट को उठाने के लिए बने हैं, लेकिन अगर वो बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो तो पैर फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो या तो वो अंदर के साइड में चले जाएंगे या फिर बाहर के साइड में चले जाएंगे। ये अगर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है तो ये बॉडी वेट की वजह से भी हो सकती है। आपका वेट मेंटेन करके रखना है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकता है, या फिर बोन का जो फ्रैक्चर है वो हो चुका है लेकिन वो सही तरीके से हील नहीं हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ बोन का जो डेवलपमेंट है या फिर जिसको हम बोन डिस्प्लेसिया बोलते हैं वो सही तरीके से नहीं हुआ है, तब भी बो लेग्स हो सकते हैं। प्रिकॉशंस आपको क्या करने हैं, मेनली आपको जैसे कि पता ही है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है और छोटे बच्चों को जल्दी चलने के लिए हमें फोर्स नहीं करना है। इसके बाद में करेक्टिव मेजर्स, अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है, तो करेक्ट बो लेग्स अर्ली वाइल बोन्स आर स्टिल सॉफ्ट। जैसा कि हमने नॉक नीज के अंदर देखा था वैसा ही बो लेग्स के अंदर है। जब आपकी हड्डियां सॉफ्ट हों तब आप अगर एक्सरसाइज करते हो तब उनको ठीक कर सकते हो। बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ठीक ना भी हों। और क्या करना है, वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड और द इनर एज ऑफ द फीट। टोज हैं उनको अंदर की तरफ डायरेक्शन में करके आपको चलना है। इसके साथ साथ स्क्वेट विद क्लोथ टाइड अराउंड बोथ लेग्स एट नी लेवल। क्या करना है, आपके जो दोनों पाँव हैं ये यहाँ पर कोई आपको कपड़ा बांध लेना है और ऊपर नीचे आपको उठना है और नीचे फिर बैठना है। ये एक तरीका हो सकता है। और अगर योगा से उसको ठीक करने की कोशिश करें तो एक है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये यहाँ पर अर्ध मत्स्येंद्रासन का जो पोज है उससे आप ठीक कर सकते हो। दूसरा क्या है, गरुड़ासन, जिसको ईगल पोज बोल सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होता है बो लेग्स के अंदर। और तीसरा है अर्ध चक्रासन, आप खड़े होकर इस तरीके से चक्रासन करते हो, वो भी आपकी ये हड्डियां हैं जो बो लेग्स की प्रॉब्लम है उनको ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद में है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, फीट लैक एंड आर्क। आपका जो लैक है, आपका जो फीट है उसमें आर्क की कमी हो, तो इसको हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला टाइप कौन सा है, पेस प्लेनस और पेस केवस। पेस प्लेनस के अंदर क्या होता है, आपका जो फुट है वो पूरा का पूरा जमीन पे छपा हुआ है, आपके फुट के अंदर क्या है, कर्व बिल्कुल भी नहीं है, वो होता है पेस प्लेनस। दूसरा है पेस केवस। अब इसके बजाय आपका जो फीट है उसके अंदर कर्व बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये भी सही नहीं है। तो ये दो टाइप्स का आपको ध्यान में रखना है, किसकी वजह से होता है, क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फ्लैट फुट को हम बोलते हैं पेस प्लेनस। प्लेन से आप समझ सकते हो
PLANE होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है PLANUS। प्लेनेस से आप समझ सकते हो उसको फ्लैट फुट बोलते हैं। फ्लैट फुट को पेस प्लेनेस बोलते हैं। लेकिन आपको अगर पूछें फुट के अंदर अगर आर्क बहुत ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं केवस। केवस CAVE, केव का मतलब होता है गुफा। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण क्या है? हैवी वेट आप उठाते हो बहुत लंबे टाइम तक। दूसरा है लेग की जो लेंथ है वो आपके इनइक्वल है, ऊपर नीचे है। इसके साथ साथ ओवरवेट भी इसका कारण है, और लंबे समय तक खड़े रहना उसकी वजह से भी आपको फ्लैट फुट हो सकता है। और आप अगर फुटवियर आप अपने अगर शूज़ अच्छे क्वालिटी के नहीं पहनते हो तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। आपका जो पोस्चर है वो सही नहीं है, उसकी वजह से भी फ्लैट फुट हो सकता है। आपकी जो मसल्स वीक हैं और आपकी जो बॉडी वेट है वो सपोर्ट नहीं करती मसल्स को। इसका मतलब है मसल्स अगर वीक हैं तो मसल्स में एक ताकत होती है आपकी बॉडी को टोन अप रखने की। आप जब खड़े रहते हो या फिर बैठते हो तो आपकी जो मसल्स है उनका काम रहता है बॉडी में थोड़ा सा टोन रखने की। अगर मसल्स कमज़ोर हैं तो हड्डियों पे पूरा जोर पड़ेगा, हड्डियों पे जोर पड़ेगा तो जब आप खड़े होते हो तो आपको पेस प्लेनस या फिर फ्लैट फुट की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रिकॉशंस क्या हैं इसके? सबसे पहले तो आप सही साइज के और शेप के शूज़ पहनिए, उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ साथ आप जो हाई हील पहनते हो या फिर वॉकिंग बेयर फुट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, लंबे समय तक आप नंगे पाँव चलते हो या फिर हाई हील्स पहनते हो, ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। आप ओबेसिटी को अवॉइड कीजिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। और आपको भारी वेट आपकी बचपन में नहीं उठाना है। बचपन के अंदर अगर हम भारी वेट उठा लेते हैं, हमारा मोटापा बढ़ जाता है, तब भी हमें फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट का जो है वो तो कॉमन है ही, बच्चों को जल्दी वॉक के लिए हमें पुश नहीं करना है। करेक्टिव मेजर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है वॉक ऑन हील्स एंड टोज। आप क्या कीजिए, पंजों पर चलिए और अपनी एडी है उन पे हमें चलने की कोशिश करना चाहिए। वुडन स्टेयरकेस का आप यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है आपके जो टोर्स हैं, आपके जो पंजे हैं, उससे आप अगर चलते हो तो धीरे धीरे वो आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको रोप स्किपिंग है उसको करना है। रोप स्किपिंग के अंदर ये देखिए, यहाँ पर अगर रस्सी आप अपने हाथों में लेकर कूदते हो तो आपकी जो एडियाँ हैं, आपका जो एंकल है या फिर आपकी जो हील्स हैं वो टच नहीं होंगी ज़मीन के, होती नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, आप कर नहीं पाओगे, ज़्यादा परेशान हो जाओगे अगर करने की कोशिश करोगे तो रोप स्किपिंग सबसे बेस्ट इसका प्रोसीजर है इसको ठीक करने का। इसके साथ साथ अलग अलग थेरेपी हैं, मसाज करते हैं, जैसे कि रोलिंग हो गया। और आपका जो फुट है उसके अंदर अगर आप बॉल रखते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है। यहाँ पर देखिए, ये आपका अगर पैर है और बीच में अगर कोई बॉल रखी हुई है तो उससे भी यहाँ पर आर्क बनने में आपको मदद मिलेगी। इसके बाद में परफॉर्म द डाउनवर्ड डॉग योगा पोज स्ट्रेंथनिंग काफ मसल एंड एक्किलिस टेंडन। एक्किलिस टेंडन कहाँ पर होता है? एक्किलिस टेंडन आपका होता है एंकल के अंदर। अगर आप एक्किलिस टेंडन और काफ मसल को स्ट्रेंथन करते हो योगा के पोज से, तब भी आपको फ्लैट फुट में मदद मिल सकती है। अब देखिए, फ्लैट फुट को मेज़र करने का तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप फ्लैट फुट को मेज़र करना चाहते हो तो अपने जो पाँव हैं, दोनों पाँव हैं, उनको पानी के अंदर आप डुबो दो। उसके बाद में आपको ड्राई सरफेस पे वॉक करनी है। अगर आपके जो फुट प्रिंट्स हैं वो सही तरीके से आपका इंप्रेशन दिखा देते हैं, इसका मतलब है कि आपको अगर आर्क दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर आर्क दिखाते हैं, ये तो ज़्यादा आर्क है, लेकिन नॉर्मल अगर आर्क दिखाते हैं तब तो आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बजाय क्या देखने को मिलता है, पूरा का पूरा आपका पाँव छप गया। इस तरीके से अगर आपका पाँव छप जाता है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? फ्लैट फुट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये जो हमारे आर्मी की भर्तियाँ होती हैं इसमें फ्लैट फुट को इसी तरीके से नापा जाता है। इस तरीके से एक बर्तन होता है, उसके अंदर पानी को भर देते हैं, जवान होते हैं उनको इसके अंदर खड़ा करते हैं और उसके बाद में उनको वॉक करने के लिए कहा जाता है। वॉक करने के बाद में उनके फुटप्रिंट्स देखते हैं। अगर वो फुटप्रिंट्स एकदम फ्लैट होते हैं, उनका पंजा और ये रहा उनका टोज, ये रहा उनका एंकल या फिर इसको हम हील्स बोलते हैं, उनके बीच में अगर गैप है तब तो वो ठीक है। लेकिन ऐसा का ऐसा अगर आपका पाँव छप जाता है तो उसको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हमें डिक्लेयर कर देते हैं और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। आर्मी में उसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप हिल्स पे चढ़ते हो, पहाड़ियों पे चढ़ते हो, तो आपकी जो पाँव हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत आर्क होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्लैट फुट को वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। लास्ट है राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स क्या होते हैं? आपके जो कंधे हैं वो फॉरवर्ड या फिर आगे की तरफ
झुक जाते हैं। ये गर्ल्स में मेनली प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब गर्ल्स का ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है एक एज के अंदर, तो उस टाइम पे गर्ल्स थोड़ा सा शाई फील करती हैं। गर्ल्स को क्या होती है, थोड़ा सा शर्म महसूस होती है कि ये जो हमारे अंदर चेंजमेंट है वो किस तरीके से आ गया, तो अपने कंधों को वो झुका लेती हैं। तब ये प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, देखिए सबसे पहला तो है पुअर पोस्चर। पोस्चर आपका सही नहीं है, उससे भी हो सकता है। इसके साथ साथ आप लगातार डेस्क जॉब कर रहे हो। डेस्क जॉब मतलब आप एक चेयर पे और टेबल पे बैठे हुए हो और आपका जो ध्यान है वो लगातार नीचे की तरफ रहता है, गर्दन नीचे की तरफ रहती है। तो ये जो आपकी पीछे की मसल्स हैं, ये मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाएंगी और ये आगे की तरफ आपका जो हेड है वो टिल्ट हो जाएगा। इम्प्रॉपर अगर आपने फर्नीचर यूज़ कर रखा है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जो आदतें हैं वो स्टैंडिंग, वॉकिंग और सिटिंग के अंदर सही नहीं है, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। और आप अपने कंधों पर ज़्यादा लोड लेकर चलते हो, हैवी लोड अगर आपके रहता है तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। टाइट क्लोथ्स पहनते हो उससे भी ये दिक्कत हो सकती है। और शोल्डर एक्सरसाइज आप प्रॉपर नहीं करते हो तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। प्रिकॉशंस क्या हैं इसके, सबसे पहले तो आप सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग अवॉइड कीजिए। बेंट पोजीशन के अंदर आपको आगे की तरफ झुककर ये तीनों चीज़ें नहीं करनी है। टाइट फिटिंग आपको जो क्लॉथ्स मिलते हैं वो नहीं पहनने हैं, आपको लूज फिटिंग के कपड़े पहनने हैं। और इम्प्रॉपर फर्नीचर पर आपको नहीं बैठना है। तो आपके जो कॉज हैं वही आपके प्रिकॉशंस बन जाते हैं। अगर ये जो काम आप करते हो तब तो आपको राउंड शोल्डर हो जाता है, और ये काम आप नहीं करोगे, इनका अगर ध्यान रखोगे, प्रिकॉशंस रखोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ इसके करेक्टिव मेजर्स हम देख लेते हैं। तो दो आसन हमें देखने को मिलते हैं, एक तो चक्रासन और एक धनुरासन। चक्रासन और धनुरासन करने से ये जो राउंडेड शोल्डर की प्रॉब्लम है ये हमें नहीं होती। ये सबसे इसका बेस्ट तरीका है। एक और है हॉरिजॉन्टल बार। ये देखिए ऐसे कई बार ये बार लगी होती है, उस बार के ऊपर जब हमें हैंग करना है, जैसे कि ये दोनों हाथ पकड़ लिए और लंबे टाइम तक जब हम हैंग करते हैं, उससे भी हमें हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, हम अपने पोस्चर को सही कर सकते हैं। अब देखिए करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर हमारे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं तो उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर पोस्चर की। उसके बाद में हमें बैलेंस डाइट लेनी है, एक जगह पर हमें बहुत ज़्यादा समय तक नहीं बैठना है। और चौथा पॉइंट क्या है, हमें स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है। स्पेसिफिक एक्सरसाइज मतलब लोअर बैक की एक्सरसाइज करनी है, अपर बैक की एक्सरसाइज करनी है, लेग्स की अलग से एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी बोन डेवलपमेंट हो, आपके जो मसल्स हैं वो डेवलपमेंट हो। तो इन चारों को भी आपको ध्यान में रखना है। ये चारों अगर हम करते हैं तो हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ की प्रॉब्लम फेस करने का मौका नहीं मिलेगा। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। वुमेन्स जब पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स के अंदर तब हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो स्पोर्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सीखती हैं, कमिटमेंट सीखती हैं, रिस्पेक्ट करना सीखती हैं, स्ट्रेस को हैंडल करना सीखती हैं। अब देखिए ये जो बेनिफिट्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम फिजिकल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स, 3 टाइप के बेनिफिट देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो अगर वुमेन्स स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको क्या मिलता है, उनकी जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं वो कम हो जाते हैं। कौन कौन से डिजीज़ कम होंगे, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, उनकी बोन डेंसिटी बढ़ जाती है। बोन डेंसिटी बढ़ने से उनको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा और उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होंगी। इसके साथ साथ क्या होगा, उनकी जो मसल्स हैं वो टोन अप रहेंगी, और मसल जब टोन अप रहती हैं तो वुमेन्स क्या होंगी, स्ट्रोंगर बनेंगी। इसके बाद में उनका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि लंबे टाइम तक जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है, उनकी जो कैपिलरीज हैं, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर कैपिलरीज होती हैं वो मजबूत बनती हैं। ऑक्सीजन इनटेक जब हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, हम जल्दी अगर थकते हैं उससे हमें निजात मिल जाएगी, हमारी जो थकान है वो डिले हो जाती है। और 5वां क्या पॉइंट है, रिड्यूसिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा आज के टाइम पे बहुत बड़ी समस्या है, उससे हमें निजात मिलती है फिजिकल बेनिफिट के रूप में। वुमेन्स को ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो
अच्छी हो जाती है, उनका जो हेल्दी वेट है वो सामने आता है, अच्छी वो शेप में आ जाती हैं, और ओबेसिटी का जो रिस्क है वो उनके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो फिजिकल बेनिफिट्स में ये 5 बेनिफिट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सेकंड है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट वुमेन्स को मिलता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। स्ट्रेस को वो मैनेज कर लेती हैं, कोई भी उनके सामने स्ट्रेस आता है उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं। किसके कंपैरिजन में? जो महिलाएं गेम्स या स्पोर्ट्स को नहीं खेलती उनके कंपैरिजन में। दूसरा है इमोशनल कंट्रोल, उनका बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती हैं। उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद जब वो अपने सोशल लाइफ में उन चैलेंजेस को अप्लाई करती हैं तो अब उनको इमोशनल कंट्रोल मिलता है। जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर जीतना और हारना लगा रहता है, बहुत बार हम हारते हैं, बहुत बार हम जीतते हैं। तो जब हम लूज़ कर जाते हैं किसी मैच या टूर्नामेंट को, उससे हम किस तरीके से डील करते हैं, अगर हमने अच्छे तरीके से डील किया है तो हमारा इमोशनल कंट्रोल धीरे धीरे उससे इम्प्रूव हो जाता है। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है महिलाओं का। अगर वो स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा करते हैं तो स्पोर्ट्स बूस्ट करता है वुमेन्स को कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए। सेल्फ स्टीम इम्प्रूव होती है, उनकी खुद की एक इमेज बनती है कि मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। अब ये जो अचीवमेंट की फीलिंग जब किसी भी महिला को या फिर पुरुष को आती है तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलते हैं, वो अच्छा फील करते हैं। इसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में कई बार आपको कैप्टन बनाया जाता है, कई बार आपको किसी टीम को लीड करने के लिए बोला जाता है। आप ऐसी कंडीशन में हो कि आपकी वजह से टीम जीत सकती है, तो उस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आप उस टीम के लीडर बन जाते हो। तो आपको स्पोर्ट्स ये सिखाता है कि किस तरीके से आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ इंप्रूव करनी है। तो ये जो 5 रीज़न हैं ये आपके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में काम में आते हैं। फिजिकल में आपका शरीर काम में आया, साइकोलॉजिकल आप मेंटली माइंड से आपको हेल्प मिलती है। तीसरा है सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स में देखिए सबसे पहले तो स्पोर्ट्स में जेंडर इक्वेलिटी देखने को मिलती है। जेंडर इक्वेलिटी का मतलब है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स में जब हम खेलते हैं तो अगर हम टीम गेम खेलते हैं तो कोई भी टीम है वो अकेले किसी पर्सन से या फिर अकेले किसी प्लेयर से नहीं जीत सकती। कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना पड़ता है दूसरी टीम के साथ। दूसरे टीम का जो मेंबर है उसके साथ हमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो हमारी टीम अच्छी होगी और हम जीतेंगे। एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयरिंग करने का हमें मौका मिलता है, एक साथ काम करने का मौका मिलता है। उससे हमें क्या मदद मिलती है? सोशल बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जब आप अपने सोशल लाइफ के अंदर जाओगे तब एक दूसरे से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपके लिए वो हेल्पफुल होगा आपकी सोशल लाइफ के अंदर। कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब आप दूसरे किसी प्लेयर से बात करते हो, दूसरे किसी टीम के प्लेयर से बात करते हो, कोई दूसरी जगह पर जाते हो, उसको आप हेल्प करते हो, इससे क्या होगा? आपका कम्युनिकेशन बढ़ता है, आपका बात करने का तरीका इम्प्रूव होता है। तीसरा है इंटर रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप मैनेज करना सीख जाते हो। आप अपना जो टीम है, टीम के साथ जब काम करते हो या फिर आप क्या करते हो, दूसरों को सिखाते हो, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, ग्राउंड से बाहर और ग्राउंड्स के अंदर भी। अब उससे क्या होगा? आपकी रिलेशनशिप है वो बढ़ती है। चौथा है कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। हम स्पोर्ट्स के अंदर एक दूसरे को कोऑपरेट करते ही हैं, उनको कुछ स्किल्स सिखाते हैं और इसके साथ साथ क्या करते हैं? एक कॉमन गोल के लिए एक साथ काम करते हैं। मान लीजिए हमारी टीम को एक टूर्नामेंट जीतना है, तो उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए पूरी टीम को एक साथ होना पड़ेगा, हमें कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग दिखाना पड़ेगा। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपकी सोशल लाइफ में बेनिफिट करेंगी। तो ये हमारा सोशल बेनिफिट्स हो गया। ये तीनों बेनिफिट्स आपको वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं अगर स्पोर्ट्स के अंदर तो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है स्पेशल कंसिडरेशन। स्पेशल कंसिडरेशन स्पोर्ट्स वुमेन के लिए ही शामिल किया गया है हमारे चैप्टर में। सबसे पहला तो है मेनार्क और दूसरा है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, या फिर इसको हम डाइफंक्शन भी बोल सकते हैं। इन दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है। सबसे पहले मेनार्क के बारे में बात करते हैं। मेनार्क क्या होता है? गर्ल्स के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। सबसे पहले जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल गर्ल्स में स्टार्ट होती है उसको हम मेनार्क कहते हैं। कब से कब तक स्टार्ट होती है?
9 साल की एज से लेकर 16 ईयर्स तक। कई बार हमें ये 7-8 साल में भी देखने को मिलती है, लगभग बुक्स में 9 साल का दे रखा है। तो 9 की एज से लेकर 16 की एज तक गर्ल्स में हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड देखने को मिलता है। सबसे पहले उनको क्या होता है, बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस मेनार्क के अंदर हम क्या देखते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, गर्लहुड टू वुमेनहुड। अब जो हमारी गर्ल्स हैं वो महिला बनने की जो कैटेगरी है उसके अंदर शिफ्ट होती चली जाती हैं। प्यूबर्टी के अंदर जो गर्ल्स हैं उनमें अब बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से चेंजेस, उनकी हाइट में चेंजेस देखने को मिलेगा, उनके वेट में चेंजेस देखने को मिलेगा, उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा और इसके साथ साथ बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू देयर नीड्स ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पर गर्ल्स को हमें एक्स्ट्रा अटेंशन पे करनी चाहिए, उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो स्पोर्ट्स वुमेन है उनको स्पेशल केयर करनी चाहिए ड्यूरिंग मेनार्क। मेनार्क के अंदर जब आपको पहली ब्लीडिंग होती है उस टाइम पर एक्स्ट्रा हमें केयर करनी चाहिए। इस टाइम पर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स वुमेन जो होती हैं उनको वैसे ही एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेकिन जब मेनार्क की कंडीशन आ जाती है उसके बाद में जब गर्ल्स फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिशन उनका बना रहना चाहिए। कुछ जो महिलाएं हैं जो स्पोर्ट्स में एक्टिव रहती हैं उनका जो मेनार्क है वो डिले भी हो सकता है, 9 साल के बजाय वो 10, 11, 12, 13 साल तक भी जा सकता है। बहुत सारी गर्ल्स उनमें देखने को मिलता है 13 से 16 साल की एज के बीच में उनको मेनार्क आता है। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो वुमेन्स एक्टिव रहती हैं उनका जो मेनार्क वो डिले हो सकता है। जैसे कि जिम्नास्टिक जो गेम है, जिम्नास्टिक गेम में हमें क्या देखने को मिलता है, लीन बॉडी का एडवांटेज होता है, क्योंकि आप अगर फैटी हो, आपके अंदर फैट ज़्यादा होगा तो आप जिम्नास्टिक की जो एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसके बजाय अगर अर्ली मेनार्क आता है तो जल्दी अगर मेनार्क आ जाएगा तो उसमें हमें देखने को मिलेगा थोड़ा सा फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स की बॉडीज़ के अंदर। तो वो हेल्पफुल होता है। किसके अंदर हेल्पफुल होता है, स्विमिंग के अंदर हमें हेल्पफुल देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप स्विमिंग करते हो तो आपकी बॉडी फ्लोट कैसे करेगी अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी फैट नहीं होगा। तो आप देखोगे जो स्विमर्स होते हैं उनकी लीन बॉडी नहीं होती, लीन मतलब एकदम पतले नहीं होते। लीन बॉडी आपको मिलेगी एथलीट्स जो ग्राउंड्स पर दौड़ते हैं, ट्रैक पे दौड़ते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। इसके अंदर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है या फिर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स देखने को मिलती है। कई बार तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। तो पहला तो हमने देखा था मेनार्क जो कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वुमेन्स में स्पेशल कंसिडरेशन हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है। अगर ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो गई, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, जैसे कि बहुत जल्दी आ गई या फिर बहुत डिले हो गई, उसको हम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो 3 से 7 दिन तक उसका टाइम होता है, 3 से लेकर 7 दिन तक वो रहती है। कब से कब तक आती है, 22 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में ये साइकिल अपने आप को रिपीट करती है। वुमेन्स बहुत सारे सिम्टम्स इसके अंदर एक्सपीरियंस करती हैं, जैसे कि वुमेन्स को हेडेक हो जाता है, बैक पेन देखने को मिलता है, थकान हो जाती है और अलग टाइप के उनके अंदर क्रैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं जब मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता है। तो द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फिजिकल फिटनेस एंड कॉम्पिटिटिव एंडोरेंस स्पोर्ट्स हैज़ इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। जो महिलाएं फिजिकल फिटनेस और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलती हैं उनमें हमें मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि फिजिकली एक्टिव जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा अपना ध्यान फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाती हैं, तो उनकी बॉडी का जो पूरा प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कम होती है, या फिर जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमें स्पोर्ट्स में जो एक्टिव वुमेन्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनको अफेक्ट कर सकती है। अब 3 हार्मोन आपको ध्यान में रखना है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो महिलाओं में आती है, ये तीनों हार्मोन उससे इफेक्ट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों हार्मोन्स के बारे में आपको पूछ सकते हैं कौन कौन से हार्मोन इफेक्ट होते हैं। ये फिजिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि
फिजिकल परफॉर्मेंस तो हमारी निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा कि कब साइकिल आएगी, कब हमें ये जो दिक्कत हो रही है ये हमारी रिलीज हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि दिमाग में हर टाइम यही चलता रहेगा और उससे क्या होगा, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी। इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए, हमें हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, क्लीनलीनेस हमें देखनी चाहिए, साफ सुथरा आपको वातावरण करना है, अपने आप को हाइजीनिक रखना है, साफ सुथरा रखना है। यही सबसे बेस्ट तरीका है इसको सही करने का। अब देखिए ये पूरी 6 टाइप हैं। मेंस्ट्रुअल जो डिसफंक्शन है उसके 6 टाइप हैं। सबसे पहला है एबनॉर्मल यूट्रन ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरा है एमनोरिया, इसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती ही नहीं है। तीसरा है ओब्लिगोमेनोरिया, इसके अंदर बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है और कई बार होती है और कई बार ब्लीडिंग हमें देखने को नहीं मिलती। चौथा है फिब्रॉइड्स, इसके अंदर ट्यूमर बन जाते हैं यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर जो ट्यूमर बनेंगे उनसे कैंसर तो नहीं होता, लेकिन वो ट्यूमर आपको परेशान कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं में देखा भी गया है कि यूट्रस उनको ऑपरेट करके निकालना पड़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर अगर ट्यूमर बन गए हैं, वो बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये जो ट्यूमर है ये कैंसर वाले ट्यूमर नहीं होते। पांचवा है पीएमएस। पीएमएस के अंदर फिजिकल और इमोशनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है मेंस्ट्रुएशन से पहले। और सिक्स्थ है पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसके अंदर फिजिकल और इमोशनल डिस्कम्फर्ट दोनों हो जाते हैं पीएमडीडी के अंदर। तो ये जो 6 टाइप्स हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। अब लास्ट हमारा जो फीमेल एथलीट ट्रायड है टॉपिक है, उसके अंदर हम टोटल 3 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा है एमनोरिया और तीसरा है ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो वीक हो जाएंगी। किसकी वजह से वीक होंगी, हम कैल्शियम नहीं लेते, कैल्शियम की वजह से वीक होंगी। ये आप डायग्राम में देख सकते हो। ऑस्टियोपोरोसिस की ये है नॉर्मल बोन, नॉर्मल हड्डी इस तरीके से होंगी। लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये जो अंदर के पोर्स हैं ये बड़े होने शुरू हो जाएंगे। जब ये पोर्स बड़े होंगे तो क्या होगा, हमारी हड्डी कमजोर हो जाएगी। ऑस्टियो का मतलब ही होता है हड्डी, बोन होता है। ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं, हड्डियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ बोन्स। पोर्स का मतलब छेद होते हैं। अगर आपकी हड्डियों में छेद ज़्यादा बढ़ जाएं या फिर बड़े हो जाएं तो आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। हड्डी अगर कमज़ोर हो गई तो इसका कोई भी तरीका नहीं है वापस सही करने का। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होना चाहिए। आपको कैल्शियम इंटेक आपको प्रॉपर रखना होता है। आपकी हड्डी इससे क्या हो सकती हैं, टूट भी सकती हैं। बिग कंसर्न है फीमेल एथलीट्स के लिए, क्योंकि उनमें फ्रैक्चर बढ़ जाएंगे और इंजरीज भी बढ़ जाएंगी। ये हमने बात कर ली। बोन्स गेट होल्स एंड बिकम ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है हड्डियां आपकी टूट सकती हैं, क्योंकि जब बोन्स के अंदर छोटे छोटे छेद रहेंगे तब क्या होगी, उनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। लेकिन अब ये छेद बढ़ चुके हैं तो आपकी हड्डी अब कमज़ोर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल कम होगा, उससे भी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। और फीमेल एथलीट हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस से ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं, क्योंकि अगर उनके डाइट के अंदर कैल्शियम रिच फूड नहीं होगा। ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि जो गर्ल्स हैं या फिर महिलाएं हैं वो दूध नहीं लेती। दूध में अच्छा कैल्शियम होता है लेकिन वो दूध नहीं लेती, उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डाइटिंग वो बहुत ज़्यादा कर लेती हैं तब भी हमें ये देखने को मिलती है। और रियली हार्ड विदाउट टेकिंग केयर ऑफ देयर बोन्स, वो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन अपनी हड्डियों का ध्यान नहीं रखती। हड्डियां सबसे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उसी का सबसे कम ध्यान रखती हैं, उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जो जेनेटिक्स है, आपके जो माता पिता हैं या फिर आपके जीन्स हैं, आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। कारण क्या क्या हो सकते हैं इनका हमने डिस्कस कर ही लिया है। आप प्रॉपर अमाउंट के अंदर कैल्शियम इंटेक नहीं लेते, ये सबसे बड़ा कारण है। और इसके साथ साथ आपका जो थायराइड हार्मोन है वो अगर इम्बैलेंस हो जाता है वो भी ऑस्टियोपोरोसिस का अच्छा कारण बनता है। इसके बाद में है प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या हमें करना चाहिए। तो आपको कैल्शियम और
प्रोटीन की क्वांटिटी है वो अपने फूड के अंदर बढ़ा देनी चाहिए। इनफ अमाउंट में आपको विटामिन डी लेनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है और रेगुलर चेकअप आपको करवाने हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, अपनी बोन की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स थे, ये सब करते हैं तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में सेकंड है एमनोरिया। एमनोरिया के अंदर क्या होता है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो या तो इरेगुलर हो जाएंगी या फिर स्टॉप हो जाएंगी कंप्लीटली। इसको एमनोरिया की कंडीशन बोलते हैं। दो टाइप की होती है, एक तो है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम अगर हमें देखने को मिलती है, मान लीजिए किसी बच्ची के एक सर्टेन एज के अंदर साइकिल्स स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर वो साइकिल्स स्टार्ट नहीं होती हैं, वो प्राइमरी एमनोरिया होती है। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमिनोरिया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एक बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स स्टार्ट हो गई, उसके बाद अगर किसी एज में ये रुक जाती हैं, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। इन दोनों को आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती हैं तो सेकेंडरी फिजिकल चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी मे नॉट फुली डेवलप बाय द एज ऑफ 16। 16 साल की एज तक क्या होंगे, सारे जो प्यूबर्टी के चेंजेस है वो डेवलप नहीं होंगे। इससे क्या होगा, फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अंदर आ जाता है। तो एमनोरिया का आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम इंटेंस या फिर विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से भी एमनोरिया हो सकता है। हम न्यूट्रिशन या फिर एक्सेसिव लो बॉडी वेट कैन ऑल्सो लीड टू एमनोरिया। अगर हमारा बॉडी वेट बहुत कम है, उसकी वजह से भी हमें एमिनोरिया हो सकता है। और जेनेटिक फैक्टर्स तो इसके अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं। क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट रखनी चाहिए और हमारा जो एक्सरसाइज प्लान है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल चेंजेस हमें करने हैं, क्या खाना है, किस तरीके से रहना है, वो सभी अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमें एमनोरिया की कंडीशन नहीं होगी। हार्मोन थेरेपी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार कुछ हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ हार्मोन्स कम रहते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए एक थेरेपी होती है। उस थेरेपी को अगर हम करते हैं तब भी हम एमनोरिया को होने से रोक सकते हैं। और लास्ट हमारा है ईटिंग डिसऑर्डर। गर्ल्स या फिर महिलाएं कम खाना खाती हैं अपनी फिगर या फिर बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो ये प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत देखी जाती है, क्योंकि खाना छोड़ देना कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। ईटिंग डिसऑर्डर में यही हम ध्यान में रखते हैं कि हम बहुत ही कम कैलोरीज लेते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। 3 टाइप की हमें इसके अंदर पढ़नी है। कौन कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है, सबसे पहला तो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सीवियर रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इंटेक। हम हमारा जो फूड इंटेक है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, हम खाना खाना ही छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा तो हमें बॉडी वेट कम होने को देखने को मिलेगा, हमारा बॉडी वेट बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, किडनी डैमेज हो सकती है, हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। सेकंड है बुलिमिया नर्वोसा। इसके अंदर हम लगातार खाना खाते चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बिंज ईटिंग। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो बॉडी वेट है वो बढ़ जाएगा, वेट गेन हम कर लेंगे और हेल्थ रिस्क हमें देखने को मिल सकती है। तीसरा है एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या है, हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन खाने के अंदर आयरन का कंटेंट हम कम ले रहे हैं। अगर हम आयरन कम लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड जो सेल्स हैं, उनका डेवलपमेंट कम हो जाएगा। हम जो विगरस एक्सरसाइज करते हैं वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और हर टाइम पर हमें क्या रहेगा, थकान रहेगी। यहाँ पर दे रखा है आयरन डेफिशिएंसी वाला अगर हम खाना खाते हैं तो हमें थकान रहती है, हमारी मसल्स वीक रहती हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 3 तरीके हैं, ये 3 डिसऑर्डर हैं, फीमेल एथलीट ट्रायड के अंदर आते हैं। आई होप आप इनको समझ गए होंगे। इसके साथ ही क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 है वो कंप्लीट होता है। इसके नोट्स आपको स्कूल इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जय हिंद।